नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संविधान की चर्चा, संविधान के 75 साल पर संसद में चर्चा चल रही है। 2 दिन की चर्चा लोकसभा में खत्म हो गई है, आज राज्यसभा में चल रही है। इस संविधान की चर्चा के बीच में जो एक तबका है, जिसको मीडिया भूल गया है, जिसको सरकार भूल चुकी है पूरी तरीके से, वो है किसानों का जो तबका है, उसको सरकार भूल चुकी है। ऐसा लगता है कि सरकार को उससे मतलब ही नहीं है। और अब किसान बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा था परसों किस तरीके से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और अब देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर, ट्रॉली, रेल रोको आंदोलन, ये सारी चीजें प्लान हो रही है। किसानों की जो डिमांड्स है कि भाई आप एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए, उनकी पेंशन दीजिए, उनकी जो बिजली का जो चीजें हैं उसको लेकर वो सारी डिमांड्स थी। लेकिन उन डिमांड्स को सरकार सुनना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट किसानों के ऊपर तो ऐसा प्रतिबंध है कि वो दिल्ली में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की पाबंदी है। और संसद में हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। एक पूरे तबके को, जो कि आपका पेट भरता है, आपका पालनहार है, उसको आपने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। आज इस समय हमारे साथ परमजीत सिंह जी हैं, जो कि खुद इस आंदोलन का एक हिस्सा हैं और अलग अलग हिस्सों से जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। परमजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। मेरा पहला सवाल है कि इस समय क्या किसान आंदोलन उसी जोरी को पकड़ रहा है, उसी जोरी से पकड़ रहा है जो हमने अभी 3 साल पहले किसानों के बड़े आंदोलन में देखी थी? पहले मैडम आपको नमस्कार, और आपके चैनल को भी आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि देश में पहली आंदोलन है 2020 की आंदोलन कानून हटाने के लिए था, पॉलिसी बनाने के लिए। देश की पहली किसान आंदोलन है आजादी के बाद। ये देश का पहला आंदोलन है जो पॉलिसी बनाने को लेके। अभी तक देश में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे 2020-21 का हो या उसके पहले टिकैत साहब का हुआ करता, महन टिकैत का, या देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, सरकार के द्वारा थोपे हुए नीतियों के विरोध के लिए होता था, कानून हटाने के लिए होता था, करप्शन के लिए होता था। लेकिन ये पहली आंदोलन ऐसा है जिसमें कि हम कह रहे हैं सरकार को कि नहीं, आप जो सरकार चला रहे हैं वो गलत है। आप एक कानून बनाइए, क्योंकि आपकी नीति गलत है, हमारी नीति सही है। हम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आप टेबल पर बैठिए और हम आपसे बात करते हैं कि आप जो किसानों के लिए नीतियां बना रही है वो कितना सही है। अगर आपकी सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम बता रहे हैं कि आपकी नीतियां कैसी होनी चाहिए। तो देश की पहली ऐसी आंदोलन है जिसको लेके कि हम पॉलिसी पे चर्चा कर रहे हैं। या कभी कभी सुनने में आता था कि देश के गणमान्य लोग, बड़े लोग, फिलोसफर लोग या फिर जाने माने लोग ही केवल सरकार के साथ कंट्रीब्यूट करते थे और पॉलिसी बनाने के लिए। ये पहली बार हुआ है जो देश के मजदूर और किसानों ने रोड पर आके बोला है कि आपकी नीतियां गलत है, अब मैं बताता हूं कि आपकी सही क्या है। तो ये एक अलग ही आंदोलन है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है देश में। यस मैडम। और जहां तक चलने की बात है तो हाँ बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं आई है कि हम 2020 से कम है। नहीं, पीछे थोड़ा सा भी हटे, आप शंभू बॉर्डर पे आइएगा तो 5 किलोमीटर तक वैसा ही ट्रैक्टर लगा हुआ मिलेगा, वैसे ही लंगर चल रहे, वैसे ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब 20 तारीख के बाद गुरु साहब के जो शहादत हुए थे लड़के, उसके बाद 20 के बाद से वो चलती है एक मेला, तो और भी संख्या बढ़ने की है, क्योंकि अभी तक गेहूं की बुआई चल रही थी तो सभी जगह किसान लगे हुए थे। अब बुआई से भी निश्चिंत हो गए हैं तो सब आना शुरू हो गए हैं कि नहीं, 14 आप कह रहे हैं जो अभी परसों जो किसानों का जो जत्था चला था उसके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए थे, बहुत सारे लोगों को, किसानों को चोट उसमें लगी। मैं चाहती हूँ कि किस बेगरता से पुलिस पेश आई, आप उसको बताइए। और इसके अलावा कुछ किसान है जो भूख हड़ताल पे 20-21 दिन से बैठे हुए हैं, इस समय क्या चल क्या रहा है? किसानों के जो जत्थे अलग अलग जहां से चल रहे हैं उनमें क्या चल रहा है? मैं आपसे एग्जैक्ट सिचुएशन जानना चाहती हूँ। और पुलिस ने कौन सी बर्बरता अख्तियार की है किसानों के ऊपर? पिछले 3 जो दिसंबर महीने में हम लोग ने दिल्ली जाने के लिए 101 मरजीवरा का मतलब होता है या तो जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, लेकिन हम जाएंगे, तो उसका नाम दिया हुआ है मरजीवरा, पंजाबी में बोलते हैं इसे। इसमें अभी तक 47 घायल हुए 3 बार में। 14 तारीख को उसमें 20 घायल हुए हैं, 20 में से एक का आंख चला गया है, फिर एक का पैर टूटा है। राजकुमार डांडा जी का, राष्ट्रीय किसान संगठन से है, उनकी पैर ब्रेक हुआ है। इसके अलावा कई लोग के हाथ में चोट है, किसी का यहाँ पर एक पहली बार देख रहे हैं कि लोग का फेफड़े में गैस भर जा रहा है।
क्योंकि जो उपयोग हो रहा है टीयर गैस या जो गोले उपयोग कर रहे हैं वो 2023 में एक्सपायर कर गए। पहली बार हुआ कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे पुलिस टकराने के अलावा जो साइड वाले रास्ते पे पुलिस है वो मार देता है। एक समय ऐसा हुआ था कि 1 मिनट के अंदर 10 लोग घायल हुए थे और एम्बुलेंस खत्म हो गई थी, फिर प्राइवेट गाड़ियों से ले जाने पड़े थे। तो बर्बरता में कहीं भी कोई कमी नहीं है। 101 लोग, हमें भी मालूम है कि बैरिकेड्स नहीं तोड़ पाएंगे, 101 कुछ बड़ी संख्या नहीं होती। पुलिस चाहे तो उसको ऐसे भी रोक सकती है। वो गंदे पानी नाले के लाके मुंह पे मारना वो समझ से परे है कि वो करना क्या चाहते हैं। तो बहुत ही बर्बरता जो बोल सकते हैं उसमें हुआ था। 8 तारीख को उन्होंने क्या हुआ कि मीडिया आगे थी तो उन्होंने फूल बरसाया, लेकिन जैसे ही मीडिया पीछे की ओर हुआ उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। गनीमत ये रही कि वो सारे गोले पहले मीडिया को लगा, उसके बाद किसानों को लगे। तो जो उनका दाव था कि हम फूल बरसा के अपनी एक माइंडसेट अलग कर लेंगे, वो उनको उल्टा पड़ गया। जहां तक फूल क्यों बरसाया गया, ये फूल बरसाने का जो एपिसोड था ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या फूल बरसाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि अरे भाई हम किसानों का बड़ा स्वागत कर रहे हैं? सरकार क्या दिखाना चाह रही है? वो 2 चीज किया था। एक 6 तारीख को उन्होंने यहाँ के जो धार्मिक नारे होते हैं वो लगाए थे पुलिस वाले ने। 8 तारीख को फूल बरसाए थे। उनको ये था कि किसी भी तरीके से किसानों को बदनाम कर दिया जाए। जैसे 2020-21 में हुआ था, किसान लाल किले पे चले गए हैं। लाल किले पे जाने वाला थोड़े सा कोई दूसरा था, किसान का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसी तरह ये बताना चाह रहे थे कि हम तो पुलिस है, हम तो इनको स्वागत कर रहे थे, ये खुद ही तोड़ रहे हैं। ठीक ना? वो इस तरह का मतलब माहौल बना, परसेप्शन जिसको शब्द बोलते हैं कि परसेप्शन हम देश में बनाते हैं कि ये लोग का जो खालिस्तानी बीजेपी की तरफ से बोला गया, माओवादी बोले जाते हैं, उसका टैग लगा दे इन पे, फिर उसके बाद हम अपना चाहें तो जबरदस्ती हटा दे। क्योंकि जब परसेप्शन बदलेगा तो लोग का ये माइंडसेट आएगा कि इनको जबरदस्ती हटाओ, अभी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड्स किसानों की सुननी नहीं है, लेकिन किसानों को झूठा साबित करने में लगी हुई है सरकार। जी जी, इसके अलावा एक और करते हैं लोग, जिस दिन हम लोग का जाना रहता है उस दिन कोई ना कोई एक्टिविटी आएगा, उस दिन कोई ना कोई एक बयान आएगा, या हरियाणा पुलिस के डीजीपी या कमिश्नर के तरफ से उधर से एक लेटर जारी करने की बात आएगा कि देखिए हम तो बात करना चाह रहे हैं, बातचीत चल रही है, हम सरकार से बात कर रहे हैं, बीच में हम लगे हुए हैं, कि किसी तरह से दिन का डिले हो जाए। एक दिन वो पेपर लेके आए कि जो 101 किसान जा रहे हैं वो फर्जी है, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें ऐसा कोई है ही नहीं। जबकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किए कि हमने किसी भी तरह का लिस्ट पुलिस को नहीं दिया है, ना हरियाणा पुलिस को, ना दिल्ली पुलिस को, नहीं पंजाब पुलिस को। हम केवल मीडिया को जारी किए थे, किसी भी पुलिस को नहीं दिए थे। वो अपने से एक लेके आए फर्जी और बता रहे कि देखिए इसमें किसी का नाम नहीं है। उसमें भी एक किसान अपना आईडी लेकर दिखा दिया कि देख लो मैं किसान हूँ। तो मतलब ये इनका है कि परसेप्शन बदले। सरकार नहीं सुन रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही। वो ये मान के चल रही है कि उत्तर भारत में लगभग मेरी चुनाव खत्म हो गई है, अब 3-4 साल के बाद हम सोचेंगे, अभी हमें कोई जरूरत है नहीं। तो वो चुपचाप से बैठी हुई है। और यही कारण है कि डल्लेवाल जी का 17 केजी वजन कम हो चुके हैं। 2 दिन पहले का मैं बता रहा हूँ, 17 केजी वजन कम हो चुके हैं। वो कैंसर का पेशेंट है, वो कैंसर के मरीज हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। अगर आपको लगता है कि हम दिल्ली जाने से भी दिक्कत आ रही है, आप बातचीत क्यों बंद किए हैं? सरकार तो एक माँ बाप की तरह होता है कि जो बच्चे नखरे करते हैं या बच्चे बदमाशी भी अगर कर ले या बच्चे ने कोई डिमांड किया है तो एक बार बैठ के उसको सुनते हैं, चाहे उसको कुछ है। अगर हम पे आपको सके तो आप ओपन बैठक करवा लीजिए, मीडिया को भी आमंत्रित कर दीजिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनको बैठक करना ही नहीं है। वो ये देखना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक बार जो माफी मांगे हैं उससे हमें सरकार पे एक धब्बा लगा है कि हम कमजोर सरकार है। इसीलिए वो ताकतवर दिखाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो समर्थक वो ये सोचे कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे बहुत ही मजबूत है, वो किसी के सामने झुकते नहीं है। भाई मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ तो जीत के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, नहीं हम लड़ाई कोई प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी तो अपनी मजबूरी है कि हमारे हर 45 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम बैठ के केवल आत्महत्या करते रहें? तो दूसरी एक और लगाते हैं कि गांव से लोग, गांव में रोजगार बढ़ाया जाए, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। अगर आपकी नीतियां ही गलत है तो गांव से तो हम पलायन करने को मजबूर रहेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और शहर में भी कौन सी अच्छी जिंदगी है जो आके यहाँ पर मिलना है। तो सरकार का पूरी तरीके से है कि हम मजबूत बने रहें। लेकिन जो ये फ्रेश राउंड ऑफ, जो ये अभी फ्रेश आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, उनमें मुख्य जो डिमांड्स है, मैं चाहती हूँ कि उन डिमांड्स को आप सामने करें ताकि लोग सुने कि आखिर क्या डिमांड्स आपने खड़ी की है सरकार के सामने इस वक्त।
हाँ, पहली ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि एमएसपी का लागत का गारंटी दिया जाए। इसके बारे में मीडिया, गोदी मीडिया ने और बीजेपी ने गलत सूचना दिया कि हमने ये बोले कि सरकार हमारी फसलों को खरीदे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। हमारी फसल सरकार खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे। हमने कभी मांग नहीं की है। एमएसपी की गारंटी का मतलब ये होता है कि 1967 से सरकार 23 फसलों का एमएसपी जारी करती है। इसके अलावा 2 और फसल है, एक गन्ना है, एक नारियल है, ठीक है ना। हम लोगों ने 23 का मांग किया कि जो आप प्रपोजल पेश करते हैं हर साल, एक रबी के समय, एक खरीफ के समय, आप उसका एक गारंटी दे दें कि कम से कम इतने पे खरीदी हो। अगर आप कहते हैं कि इससे ऊपर में खरीदी हो रहा है, तब तो आपको और कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, गारंटी दे दीजिए। तो लोकसभा राज्यसभा में लाके पास करा के और राष्ट्रपति का साइन करवा दीजिए, बस इतना है एक मेन मांग। दूसरी है कि एमएस स्वामीनाथन का में फार्मूला था कि सीटू का 50% मुनाफा का, उसमें 3 क्रम होता है। एक होता है A2 बोलते हैं। A2 का मतलब होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट जितनी आई है उसको जोड़ा जाता है। जिसकी भूमि है, जिसकी जमीन है, वो खेती कर रहा है, उसकी परिवार की मजदूरी जोड़ते हैं। तो सरकार का दावा है कि हम A2 प्लस FL का 50% दे रहे हैं, ऐसा सरकार दावा कर रही है। हम लोग को केवल इसमें इतनी जुर्माना है कि हमारी जमीन का कोई रेंट होता है, उस रेंट को भी हमें फसलों में जोड़ दिया जाए तो C2 कहला जाएगा। तो C2 का 50% मुनाफा, ये हमारी दूसरा है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से निजी कंपनियों को बाहर किया जाए। उसका पीछे का हम लोग रीजन ये दे रहे हैं कि गुजरात के जब रूपानी जी की सरकार थी, विजय रूपानी जी का, तो उन्होंने कहे कि पिछले 4 सालों में, रूपानी जी का ये कहना है, पिछले 4 सालों में निजी कंपनियों को हमने 700 करोड़ रुपया दिया और इतने भी पैसा हमारे किसानों को नहीं मिला है। यानी 700 करोड़ अगर स्टेट गवर्नमेंट दिया तो 700 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिया, क्योंकि प्रीमियम दोनों का 50-50% है। इसके अलावा किसान ने भी 200 करोड़ रुपया दिया, तो टोटल 1600 करोड़ रुपया हो रहा है और किसान को नहीं मिल रहा है। यही बात हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में कहा कि हमने किसानों को जितना प्रीमियम दिया किसानों के लिए, उतना भी हमारे किसानों को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हरियाणा के खट्टर जी के सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जगह अपनी एक फसल बीमा योजना लेके आए और उनका कहना है कि हमारी केंद्र सरकार की बीमा योजना से बेहतर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके खुद के चीफ मिनिस्टर जब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निजी कंपनियों को लूट हो रही है, तो हम लोग इसमें मांग की है कि सरकार और किसान सीधा जुड़े, उसमें निजी कंपनियों को बाहर कर दे। आप हम दोनों एक साथ जुड़ जाए, किसान बीमा करने वाली रहेगी, हम बीमा करवाने वाले रहेंगे। तो तीसरी हमारी ये है। चौथी है कि किसानों पे जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं 2020-21 में और अभी के समय में, वो सभी मुकदमे वापस लिए जाए। सरकार इस पे राजी हुई थी, इस चंडीगढ़ के बैठक में 2020-21 के मुकदमे पे राजी हुई थी, लेकिन हमारी एक मांग में है। दूसरी है कि एक और ये है कि जो किसानों पे ऋण है, अब ऋण को ऐसे समझते हैं कि भाई कोई कैसे लोन माफ करेगा, तो इसके पीछे हम लोग तर्क ये देते हैं कि हमने अगर 2 लाख रुपया लेके अगर खेती किया है और बेचने पे हमें मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया आ रहा है, तो ये 50,000 कहाँ गया? ये सबको बैठ के सोचने की जरूरत है। सरकार के तो सब देखता है कि सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, ये 50,000 देश के उपभोक्ताओं को किसानों ने सब्सिडी दिया है। लेकिन मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कि सरकार इतनी अनदेखी कैसे कर रही है किसानों की। भाई ये बेसिक डिमांड्स हैं, आप बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए। आप सारी डिमांड्स मत मानिए, लेकिन 3/4 डिमांड्स तो मान ही सकते हैं, लेकिन वो पहल भी नहीं हो रही है। क्या सरकार ने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया है कि वो बातचीत करेगी ही नहीं? आखिर किधर जाएंगे फिर ये किसान? क्या किसानों को तिलांजलि दे डाली है मोदी सरकार ने? एक इसके पीछे एक और समझिएगा, भारत में जो तिलहन का उत्पादन होता है 41.4 मिलियन टन का है, जो लगभग भारत के जरूरत का 55% है। उसके अलावा 166 लाख करोड़ रुपया का 1.6 लाख करोड़ रुपए का देश में आयात होता है। अगर एमएसपी की गारंटी मिलेगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, तो किसान इसको उत्पादन करना देश में शुरू कर देगा। तो जो बड़े व्यापारी बैठे हुए अडानी जैसे, चाहे रामदेव जैसे, उनको विदेश से जो आयात करके मुनाफा होता है भारत में, वो उनकी बंद हो जाएगी। दलहन का जो मुनाफा होती है वो उनकी बंद हो जाएगी। अगर गारंटी देंगे तो उनके मुनाफे में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। आप देखे होंगे कि एक ही कोयला को पहले चीन बेचा जाता है, चीन से फिर भारत बेचा जाता है, आदमी एक ही कंपनी 5 रजिस्टर्ड करा के बेच रहे हैं। उसी तरह से तिलहन और दलहन में भी होता है कि अपने ही कंपनी को बेचने के लिए विदेश से लाके काफी महंगे कीमत पर बेचे जाते हैं। तो इसके लिए है कि उनको, प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही काम है कि हमें किसी तरह से नेहरू की जगह अपने को लेना है।
या हमें कोई इतिहास लिखना है, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना है, लेकिन अडानी को जरूरत है पैसे की, उसको इससे मतलब नहीं है कि इतिहास कौन लिख रहा है। अगर इतिहास लिखाने के लिए पैसे लगाना पड़ेगा तो अडानी बीच में खड़ा है, तो उसको मुनाफा होगा तभी वो देगा। क्योंकि मैं अडानी एक सिंबल के तौर पे कर रहा हूं, ऐसे 50 आदमी है जो मुनाफा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमें यह है कि किसानों को लाभ मिले या ना मिले, लेकिन व्यापारियों को लाभ मिलना चाहिए। और ये सबको ही मालूम है कि प्रधानमंत्री को कितनी घनिष्ठता है बड़े बड़े व्यापारियों से, तो इस कारण से वो नहीं करे। बाकी सरकार को 1 रुपया नहीं लगेगा। हम लोग एमएसपी के गारंटी में सीधा कर रहे हैं कि या तो उपभोक्ता खरीदे, कंज्यूमर, या तो छोटे व्यापारी, या तो बड़े व्यापारी, या सरकार खरीदे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये कभी नहीं करें सरकार खरीदे तो उसको ज्यादा पैसा लगेगा, ये बिल्कुल झूठ वाली बात है। तो सरकार बड़े व्यापारियों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए केवल ऐसा कर रहे हैं। यस मैम। नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि कोई बड़े व्यापारियों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए अगर सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ये आंदोलन अब किधर को जा रहा है? क्या किसान अब पीछे नहीं हटेंगे? ये जो आंदोलन है ये और बड़ी शक्ल अख्तियार करेगा क्या? हम क्या माने कि किस जो टकराव एक दिख रहा है सरकार और किसानों के बीच में, क्या ये अब आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा? अगर 2 देशों के बीच में टकराव होती है तो उसकी इकोनॉमिक पे डिपेंड करती है। अगर 2 संस्थाओं में टकराव होती है तो उसके लीडर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर ना हमारी कोई इकोनॉमिक है, नहीं हमारे कोई लीडर है। जितने किसान है वो सब लीडर हैं, और जितने किसान है वो सब इकोनॉमिक है। तो हमें तो केवल 2 रोटी खाना है और बैठे रहना है। हम अपनी खेती भी करके आ रहे हैं, 15 लोग जाते हैं, 15 लोग आते हैं, हम लोग ये संख्या में जाते हैं, संख्या में आते हैं। तो हमें लंबे समय के लिए तैयार है। अगर आज हम बैठ गए तो हमें परेशानी आएगी कि अगली जो विपक्ष की भी अगर सरकार आएगी तो वो भी भूल जाएगी। तो हमें दोनों से खतरा है। अगर सत्ता पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी वो ब्रूटल हो चुकी है, लोगों की हत्याएं करने पे आ चुकी है, तो ज्यादा खतरा है। लेकिन अगर हम बैठे हुए रहे तो देश के हर कोने तक हम अपनी बात पहुंचा देंगे, साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से वेस्ट तक। तो हम टकराव तो नहीं चाहते, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, ये तय है। बाकी सरकार को देखना, या तो हमें हत्या कर दे, हमारी हत्या कर दे, या फिर डल्लेवाल जी को अगर उनकी मौत अगर हो गई तो सरकार तो जिम्मेदार है ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके बाद लड़ाई बंद हो जाएगी, लड़ाई और तेजी से बढ़ेगी। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, जो डल्लेवाल जी हैं जिनके बारे में आप बता रहे थे कि उनको कैंसर है, वो काफी दिन हो गए उनको, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत काफी खराब है, मैंने सुना है। तो आज अगर उनकी मौत हो जाती है तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और क्या कुछ हो सकता है फिर उसके बाद? अनशन पे पहले किस लिए बैठे? हम डिमांड तो एक अलग जगह है, अनशन पे तो इसलिए बैठे कि सरकार हमसे बात करे। डिमांड की बात एक अलग आती है। हमारी पहली मांग है कि हमसे वो बात करे। दूसरी मांग है कि नहीं है तो हमें दिल्ली तो जाने दे। हम ये नहीं करें कि दिल्ली में जाकर रोड पर बैठने दे, हमें रामलीला मैदान देते हैं, हम बैठ जाएं। तो उनकी अनशन का मेन कारण है कि बातचीत शुरू हो। नहीं हो रही है बातचीत तो ये देश भी जान ले कि एक आदमी बात नहीं करने पे अडिग है और इसके लिए किसी की भी जान ले सकता है। जो 70 साल से ज्यादा उम्र है डल्लेवाल जी का, कैंसर पेशेंट है, उनकी भी जान लेने को तैयार है। तो इसके पूरे सीधे तौर पे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हमने कोई बड़ी चीज नहीं कहा है कि डिमांड माने या ना माने, बात है कि हम बातचीत तो शुरू करें। ये तो लेकिन कभी भी जब चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं तो सरकार बैक चैनल टॉक्स करती है, पीछे के रास्ते से कुछ लोगों से बातचीत करती है। क्या इस बार का जो आंदोलन शुरू हुआ है, कोई पीछे के रास्ते से कोई बातचीत किसी एंगल से शुरू हुई है? सरकार की किसी व्यक्ति ने बात किया? हम लोग की डेली बैठक होती है, मैं बैठक का मेन कमेटी का हिस्सा हूं। ऐसी कोई जानकारी हमारे बीच में नहीं है। पर डे बैठक में सवाल उठती है कि क्या सरकार की तरफ से पूछा ही है। ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया है। किसी के द्वारा ये होता है कि डीसी ने बोल दिया, फलना अधिकारी ने बोल दिया, या कोई विधायक सांसद ने बोल दिया। लेकिन लिखित जो हम लोग चाह रहे हैं कि या तो कोई राज्य सरकार मध्यस्थता कर दे, हरियाणा, पंजाब या कोई भी राज्य सरकार मध्यस्थता करे, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है कि सरकार दूसरी है कि सरकार के अगर नहीं कोई लेटर नहीं, हम लोग केवल ये बोले कि या तो प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या कोई राज्य सरकार हमें कोई ऑफिशियल लेटर भेज दे कि हाँ इतना तारीख को बैठक होगी, कहाँ पर होगी, किस जगह पे होगी, हम लोग मान लें। ऐसा कोई लेटर जारी नहीं लिखी? आप लोगों ने कोई चिट्ठी लिखी शिवराज चौहान को या केंद्रीय किसी कैबिनेट मंत्री को लिखा कि भाई हम बातचीत करना चाह रहे हैं? कोई डायरेक्ट आपकी बातचीत इस चीज को लेकर?
हाँ, हम लोगों ने एक लेटर भेजा है प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, और डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करें, हम कृषि मंत्री हमसे बात करें। प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री किसानों से बात करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि उनके नेचर को देखते हुए कि वो कभी आगे आएंगे बात करने के लिए किसानों से। अब कहने को तो एक ऐसा भी है कि प्रधानमंत्री उस लायक भी नहीं है को बातचीत कर पाए, लेकिन हमें ये करना कि पीयूष गोयल उनके सबसे समझदार मंत्री में आते हैं। शिवराज सिंह चौहान एक अलग 20 वर्षों तक लगभग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी एक अलग रिकॉर्ड है कि 7 किसानों को हत्या भी करवा चुके हैं मध्य प्रदेश में। फिर भी अगर वो किसी दूसरे मंत्री को नियुक्त करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का ही कहलाएगा कि उन्हीं के द्वारा नियुक्त है, लेकिन ऐसा कोई भी कमिटी गठित नहीं हुआ है, ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, ऐसा कोई सीधा मैसेज नहीं आया, कोई व्हाट्सएप नहीं आया है, कुछ भी नहीं है। नहीं कभी हाँ, विधायक मंत्री से होता है। आपको मालूम होगा कि एक हिटलर का दोस्त हुआ करता था ग्रोवर, उसका काम था कि किसी झूठ को 100 आदमी से 100 बार बुलवा दो तो सच लगने लगता है। यही प्राइम मिनिस्टर का होता है, जब आंदोलन होने वाली रहती है तेज, तब कभी मंत्री से कभी बयान दिलवा देते हैं। कृषि पे बयान कभी कृषि मंत्री नहीं देगा, ठीक है ना। अगर फॉरेन मिनिस्टर का कोई बयान अगर चाहिए तो उस पर कृषि मंत्री बोलेगा, कृषि पे फॉरेन बोलेगा, रक्षा पे जाके गृह बोलेगा, गृह पर जाके कोई कपड़ा उद्योग बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल जिनको देना है बयान वो नहीं देंगे। फिर लेकिन कब तक चलेगा परमजीत, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सरकार बात करने को ही नहीं तैयार है तो डिमांड तो बहुत दूर की बात है। कब सरकार जगेगी आपको लगता है? उम्मीद है कि बहुत जल्द जग जाएगी और बहुत देर नहीं लगेगा उनको जागने में, क्योंकि हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। और अलग अलग राज्यों से, केरल से कई लोग आए हैं, तमिलनाडु से कई लोग आए हैं। 14 तारीख को जो हुआ उसमें तमिलनाडु के भी किसान शामिल थे, केरल से के भी किसान शामिल थे, बिहार के किसान शामिल है, मध्य प्रदेश के किसान शामिल है। बहुत जल्द इनको मालूम चलेगा कि देश में धीरे धीरे फैलेगा। तो महात्मा गांधी का आंदोलन जो दल्लेवाल जी की जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो काफी खराब है, और ये क्या एक बहुत बड़ी चिंता का विषय सारे समय किसानों के लिए नहीं है? सरकार रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है पूरी तरीके से। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक वो सबसे बड़े लीडर है, दोनों फोरमों का वो लीड कर रहे हैं सभी लोग मिलके, लेकिन वो आगे चेहरा है। तो एक बड़ा धक्का तो है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं उनके स्वास्थ्य को लेके, लेकिन पीछे कैसे हटा जा सकता है ये भी तो है ना। हम पर 45 मिनट में हम एक कुर्बानी दे रहे हैं। उसी खनौरी बॉर्डर पे शुभकरण सिंह को पुलिस ने सर में गोली मार के हत्या किया है, तो पीछे हटना मुश्किल है, लेकिन हमारी उनकी बहुत चिंता है। दल्लेवाल जी का क्या कहना है इस समय? दल्लेवाल जी का यही कहना है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, सरकार को इसमें आगे पहल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए कहा, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं समझे कि हम इससे पीछे हट जाएंगे। सरकार ये सोच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लाके हमें अनशन को तुड़वा लेंगे, तो उन लोग उनका स्वास्थ्य का भी देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी देख रहे हैं कि पुलिस आके, जो गौरव यादव यहाँ के डीजीपी हैं, वो उठा के न ले चले जाए, लेकिन उनकी स्वास्थ्य की हम लोग चिंता है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य सही हो जाए, सरकार बातचीत के लिए राजी हो जाए और वो बातचीत में शामिल भी हो जाए। ये लगे हुए हम लोग। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो पूरा जो ये आंदोलन है ये सफल हो, और सरकार जो कान में तेल डालकर बैठ चुकी है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हो सकता है कि सरकार ये कुछ सुनने के लिए तैयार हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच परमजीत जी। थैंक यू।